हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, आज की इस क्लास में एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम के लिए एसएससी के नए पैटर्न यानी एडिक्यूटिव पैटर्न पे सवालों को डिस्कस करेंगे। तो साथियों, ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ से आपकी तैयारी बहुत ही स्ट्रांग होने वाली है और आपको अपने आप से जांचने का भी मौका मिलेगा। जो एसएससी के द्वारा नए नए सवाल पूछे जा रहे हैं, जो एडिक्यूटिव पैटर्न द्वारा इस टाइप कुछ सवाल बदल चुके हैं, तो उन्हीं सवालों को आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्लास आपको जरूर तैयार करना चाहिए एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 के लिए। तो साथ ही इसमें टोटल 55 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का टारगेट कम से कम 45 क्वेश्चन रखिएगा। इसमें साथ ही वही सवाल होंगे जो 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण है एमटीएस हवलदार की शिफ्टों के लिए। ठीक है साथी, तो वही पढ़िए जो परीक्षा में सीधे आए। तो ये क्लास के सारे क्वेश्चन आप जरूर तैयार करिए, जिससे आपकी तैयारी और भी स्ट्रांग हो और आप पेपर में अच्छा स्कोर करें। ठीक है साथी, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथी, जैसा कि आप जानते हैं कि एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 के लिए डिसाइडेड 2 ही मेन सब्जेक्ट होता है। एक आपका जीके होता है, एक इंग्लिश होता है। यदि साथी आप मान के चलिए जो जीके में टोटल आप सभी से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इंग्लिश से भी 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इन 50 क्वेश्चन में से यदि साथी आप मान के चलिए 40 प्लस स्कोर कर लेते हैं तो आप आराम से एक सीट पक्की कर सकते हैं। इसमें आप सभी से जो मैथ और रीजनिंग से साथ ही टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनमें से तो आप आराम से मान के चलिए 20 प्लस स्कोर कर ले जाएंगे। और आपका यदि 20 बेसिक क्लियर होगा तो 40 में से लगभग साथी आप मान के चलिए 30 प्लस स्कोर कर ले जाएंगे। क्योंकि देखिए साथी, इसमें न तो माइनस मार्किंग रहता है और इसमें मतलब कि बिल्कुल बेसिक सवाल आता है। जो आप लगातार प्रैक्टिस सेट लगा के गए होंगे वही सेम सवाल आ जाता है, बस डाटा चेंज रहेगा। ठीक है साथी, तो आज के इस सारे क्वेश्चन को, सारे सवालों को आप तैयार करिए और एक सीट पक्की करिए। ठीक है, तो साथी डेली क्लास एक सुबह 8 बजे, एक दोपहर 12:30 पे और एक शाम 6:30 पर, ये डेली क्लास की टाइमिंग है। तो साथी लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप सभी का इन 55 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। और आज के सवालों को आप बिल्कुल भी हल्की में नहीं लेंगे, ये आपसे हम कहेंगे कि हल्के में नहीं लेना है, सारे क्वेश्चन को तैयार करना है। चलिए साथी पहला प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? बताइए साथी, किस अधिनियम ने चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो साथी जो 1833 की चार्टर एक्ट था, इस कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। तो सी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 को, राष्ट्रीय युवा दिवस या युवा दिवस भारत में किस दिन मनाया जाता है? बताइए साथी, राष्ट्रीय युवा दिवस या युवा दिवस भारत में किस दिन मनाया जाता है? तो साथी याद रखिएगा 12 जनवरी को। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 3 को, कार्बी जनजाति जो सांस्कृतिक त्यौहार रोंगकर मनाती है, ये भारतीय राज्य से संबंधित है, यानी किन भारतीय राज्य से संबंधित है जो कार्बी जनजाति जो सांस्कृतिक त्यौहार रोंगकर मनाती है? तो ये साथी भारतीय असम राज्य से संबंधित है। तो यहाँ से ऑप्शन ए क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को, देखिए, किस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल इन काउंसिल को भारत में पूरे ब्रिटिश शासित क्षेत्रों के लिए कानून बनाने की शक्ति दी गई थी? बताइए साथी, किन एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल इन काउंसिल को भारत में पूरे ब्रिटिश शासित क्षेत्रों के लिए कानून बनाने की शक्ति दी गई थी? तो साथी याद रखिए 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। तो यहाँ से ऑप्शन ए क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को, राज्यपाल की नियुक्ति के मामले में कौन सा विकल्प सही है? चलिए साथी ऑप्शन पढ़िए और बताइए कि राज्यपाल की नियुक्ति के मामले में कौन सा विकल्प बिल्कुल बेस्ट है। तो देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति 6 वर्षों के लिए नियुक्त होती है, बिल्कुल ये बिल्कुल ठीक है। अपने कार्यकाल के दौरान लाभ का कोई पद धारण नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकते हैं, ये रॉन्ग है। भारत का नागरिक कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, रॉन्ग। तो साथी जो विकल्प सही कौन है, 6 वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं, ये ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 6 को,
जब कोई गैर मंत्री किसी विधेयक का प्रस्ताव करता है तो उसे क्या कहा जाता है? बताइए साथी, जब कोई गैर मंत्री किसी विधेयक का प्रस्ताव करता है तो उसे क्या बोला जाता है? तो याद रखिए साथी, निजी सदस्य विधेयक बोला जाता है, यानी बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 7 को। राज्यपाल किसकी सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है? बताइए साथी, राज्यपाल किसकी सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है? तो साथी याद रखिएगा मुख्यमंत्री की सलाह पर। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 8 को। अनंत आर कृष्णन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? बताइए साथी, अनंत आर कृष्णन ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो साथी याद रखिएगा मृदंगम से। तो यहाँ से सी ऑप्शन मृदंगम बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 9 को। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस राजवंश ने आगरा शहर की स्थापना की थी? बताइए साथी, दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश ने आगरा शहर की स्थापना की थी? तो साथी याद रखिएगा लोधी राजवंश की। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को। निम्नलिखित में से किसने स्टेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक लिखी है? बताइए साथी, किसने स्टेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक लिखी है? तो साथी याद रखिए कपिल देव ने। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 11 को। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में वर्णित किया गया? बताइए साथी, भारतीय संविधान के किस कर्तव्य को 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में वर्णित किया गया? तो साथी याद रखिएगा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। तो बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 12 को। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेठ निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट के दरबारी कवि थे? बताइए साथी, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेठ किस गुप्त सम्राट के दरबारी कवि थे? तो साथी याद रखिए समुद्रगुप्त के। ऑप्शन यहाँ से क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13 को। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनगणना संचालन कितने चरणों में किया गया था? बताइए साथी, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनगणना संचालन कितने चरणों में किया गया था? तो साथी याद रखिएगा 2 चरणों में किया गया था, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ रहे होंगे। और आप साथी चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन नहीं ऑन किया है और आपको डेली का डेली जो क्लास आ रही है वो नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रही है, तो साथी आप सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। ओके, क्योंकि एसएससी के नए पैटर्न पे सारे सवाल हो रहे हैं, एआई द्वारा सारे सवाल हम करा रहे इस टाइम। तो भाई आप जरूर पढ़िए और उसे तैयार करिए। देखिए, हड़प्पा के अन्नागार में अनाज की मड़ाई के लिए किन ईंट के चबूतरों की पंक्तियाँ थी? बताइए साथी, हड़प्पा के अन्नागार में अनाज की मड़ाई के लिए किन ईंटों के चबूतरों की पंक्तियाँ थी? तो साथी याद रखिए वृत्ताकार ईंट के चबूतरों की पंक्तियाँ थी, यानी सी ऑप्शन वृत्ताकार बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 को। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के लिए साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के लिए साक्षरता दर कितना है, कितना प्रतिशत है? तो 59% है, यानी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 16 को। निम्नलिखित में से कौन थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित है? बताइए साथी, थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित कौन है? तो एनी बेसेंट है। ऑप्शन यहाँ से क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17 को। निम्नलिखित में से कौन 8वीं शताब्दी में मालवा क्षेत्र में गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था? बताइए साथी, 8वीं शताब्दी में मालवा क्षेत्र में गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो साथी याद रखिएगा नागभट्ट प्रथम था। तो यहाँ से ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 18 को। 2 स्टेट्स उपन्यास निम्नलिखित में से किस लेखक या लेखिका के द्वारा लिखा गया है? बताइए, 2 स्टेट्स उपन्यास किस लेखक या लेखिका के द्वारा लिखा गया है?
तो साथी ये चेतन भगत के द्वारा लिखा गया 2 स्टेट्स। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 को, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पल्लवों की राजधानी थी? बताइए साथी, इनमें से कौन सा सिटी पल्लवों की राजधानी थी, यानी पल्लवों की कैपिटल थी? कौन सा सिटी? तो याद रखिएगा कांचीपुरम थी। डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 20 को, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में चैतियागिरी बिहार उत्सव मनाया जाता है? बताइए भारत के किस राज्य में चैतियागिरी बिहार उत्सव मनाया जाता है? तो साथी याद रखिएगा ये किस राज्य में मनाया जाता है। चलिए साथी इस सवाल का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो ये सवाल होमवर्क में रहेगा, इस सवाल का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। बहुत इजी सवाल है, या तो साथी बिहार में या तो मध्य प्रदेश में, कमेंट करके बताइए। 50-50 कर दिया मेरे दोस्त। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 21 को, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? बताइए साथी इस सवाल का परफेक्ट आंसर क्या बनेगा। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो साथी याद रखिए राजस्थान में सबसे कम है। तो डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 22 को, भारत में सबसे पुराना और सबसे व्यापक उद्योग कौन सा है? बताइए भारत में सबसे पुराना और सबसे व्यापक उद्योग कौन सा है? तो साथ ही याद रखिएगा वस्त्र का उद्योग भारत में सबसे पुराना और सबसे व्यापक उद्योग है। यहाँ से ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 23 को, राज्यपाल की परिलब्धियाँ ये किसके द्वारा तय की जाती है? बताइए साथी राज्यपाल की परिलब्धियाँ किसके द्वारा तय की जाती है? तो साथी याद रखिए संसद द्वारा। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो साथी लास्ट में अपना स्कोर जरूर करिएगा। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 को, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित है? बताइए भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित है? तो साथी अनुच्छेद 148 लेकर 151 तक। तो यहाँ से ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 25 को, प्रसिद्ध संगीतकार अबन मिस्त्री किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? बताइए साथी जो प्रसिद्ध संगीतकार अबन मिस्त्री ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो साथी याद रखिएगा तबला से संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 को, निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण राजा जय सिंह ने 1588 में करवाया था? बताइए दोस्त किस किले का निर्माण राजा जय सिंह ने 1588 में करवाया था? तो सर जी जूनागढ़ का किला। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 27 को, 11वें मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? बताइए 11वां मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? किस नंबर का संशोधन हुआ था? तो साथ ही याद रखिएगा 86वें संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था 11वें मौलिक कर्तव्य को। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 28 को, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था? बताइए साथी गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था? बताइए साथी। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा ये महाराजा धीराज की। डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 29 को, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान किस वर्ष पारित एक अधिनियम के माध्यम से गवर्नर जनरल का पद हटा दिया गया और वायसराय का एक नया पद सृजित किया गया? बताइए साथी भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान किस वर्ष पारित एक अधिनियम के माध्यम से गवर्नर जनरल का पद हटा दिया गया और वायसराय का एक नया पद सृजित किया गया? तो किस वर्ष में अधिनियम पारित किया गया था? तो साथी 1858 में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 30 को, राज्य में मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं? बताइए साथी राज्य में मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं? तो साथी याद रखिए जो राज्यपाल होते हैं तो इनके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ऑप्शन है राज्यपाल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 31 को। भारत का कौन सा त्रिकोणीय पठारी क्षेत्र नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है? बताइए साथी, भारत का कौन सा त्रिकोणीय पठारी क्षेत्र नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा दक्कन का पठार। डी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 32 को। निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो इनमें से कौन सा समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए वन्य जीवों का संरक्षण तो आता है, जनसंख्या नियंत्रण आता है, चिकित्सा शिक्षा आता है, लेकिन कृत्रिम अधिवास नहीं आता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो साथ ही लास्ट में स्कोर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। ओके, तो कौन सा त्यौहार 100 ढोल वाले त्यौहार के नाम से प्रसिद्ध है? बताइए साथी, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार 100 ढोल वाले त्यौहार के नाम से फेमस है? तो सर जी वांगला त्यौहार। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 34 को। निम्नलिखित में से कौन से त्यौहार में कोलम बनाया जाता है? बताइए साथी, कौन से त्यौहार में कोलम बनाया जाता है? तो साथी याद रखिए पोंगल त्यौहार में। ओके, तो डी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए साथी बताइए पोंगल किस राज्य का है, केरल या तमिलनाडु? बताइए, ओणम पोंगल ये दोनों फेमस है। आपके शिफ्ट में हो सकता है कि ओणम पूछ दे या पोंगल पूछ दे। कमेंट करके बताइए पोंगल किस राज्य का फेस्टिवल है। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35 को। निम्नलिखित हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकारों में से कौन से मैहर घराने से संबंधित नहीं था? बताइए साथी, इन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकारों में से कौन से मैहर घराने से संबंधित नहीं था? तो साथी याद रखिएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान नहीं थे मैहर घराने से। ओके, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखेंगे मेरे दोस्त आप लोग। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 36 को। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को बंद करने का आह्वान किया। चौरी चौरा निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? बताइए साथी, उत्तर प्रदेश राज्य में, लेकिन उत्तर प्रदेश के किस जिले किस शहर में है चौरी चौरा? बताइए साथी। तो सर ये तो गोरखपुर में। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 37 को। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम आबादी वाला राज्य है? बताइए, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 38 को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के तटीय मैदान से संबंधित नहीं है? बताइए, कौन सी नदी भारत के तटीय मैदान से संबंधित नहीं है? तो साथ ही याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 39। चिरावर नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? बताइए, चिरावर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो साथ ही याद रखिए मिजोरम से। ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 40 को। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का प्राकलित प्रतिशत कितना है? बताइए, जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का प्राकलित प्रतिशत कितना है? तो साथी 25.70% है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 41 को। लॉर्ड कर्जन ने विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के वास्तुकार के रूप में किसे नियुक्त किया था? बताइए, लॉर्ड कर्जन ने विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के वास्तुकार के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो साथ ही याद रखिएगा विलियम एमर्सन को। सी ऑप्शन विलियम एमर्सन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 42 को। निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फायन भारत आया था? बताइए, किस गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फायन भारत आया था? तो सर जी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 43 को। खानवा की लड़ाई बाबर की सेना और किसके नेतृत्व वाली राजपूत सेना के बीच लड़ी गई थी? बताइए साथी। तो याद रखेंगे साथी, खानवा की लड़ाई
बाबर की सेना और राणा संगा के नेतृत्व वाली जो राजपूत सेना थी इनके बीच लड़ी गई थी। ऑप्शन सी राणा संगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 44 को। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह लागू करता है कि कानून बनाने में निर्देशक सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है? बताइए साथी, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद है यह लागू करता है कि कानून बनाने में निर्देशक सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा? तो सर जी अनुच्छेद 37 में इसका वर्णन है। ऑप्शन यहाँ से अनुच्छेद 37 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 45 को। डांग मेला हर साल किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? बताइए साथी, डांग मेला हर साल किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? तो साथी याद रखिए गुजरात राज्य में। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 46 को। 1945 में शिमला सम्मेलन आयोजित होने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? बताइए साथी, 1945 में शिमला सम्मेलन आयोजित होने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो मेरे दोस्त याद रखिए लॉर्ड वेवेल था। तो यहाँ से ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 47 को। निम्न में से कौन से संगीतकार घटम से कर्नाटक संगीत निकालते हैं? बताइए, इन संगीतकार घटम से कर्नाटक संगीतकार कौन निकालते हैं? तो सर जी टी.एच. विनायक करम। कौन सा थी? टी.एच. विनायक करम। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 48 को। भारत के संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों दोनों में किस प्रकार की सरकार स्थापित की जाती है? बताइए साथी, भारत के संविधान द्वारा केंद्र और राज्य दोनों में किस प्रकार की सरकार स्थापित की जाती है? तो सर जी संसदीय टाइप का। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 49 को। जोंगखा किस देश की राजभाषा है? बताइए साथी, जोंगखा किस देश की राजभाषा है? तो सर जी भूटान देश की है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 50 को। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? बताइए साथी, ब्रिटिश भारत के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? तो सर जी गोपाल हरि देशमुख को। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 51 को। सुरूपा सेन एक मशहूर कौन से नृत्यांगना है? बताइए साथी, सुरूपा सेन एक मशहूर कौन सी नृत्यांगना है? तो सर जी यह तो है उड़ीसी नृत्यांगना है। डी ऑप्शन उड़ीसी नृत्यांगना बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 52 को। शहनाई को शादी के मंडप से कॉन्सर्ट हॉल तक ले जाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे जाता है? बताइए साथी, शहनाई को शादी के मंडप से कॉन्सर्ट हॉल तक ले जाने का श्रेय किसे जाता है? तो साथी याद रखिएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 53 को। हाउ आई बिकेम अ हिंदू ये किसकी आत्मकथा है? तो साथी हाउ आई बिकेम अ हिंदू ये किसकी आत्मकथा है? बताइए साथी। तो याद रखिए साथी सीताराम गोयल की है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 54 को। भारत का चुनाव आयोग अपने इतिहास में पहली बार किस वर्ष बहुसदस्यीय निकाय बना? बताइए साथी, भारत का चुनाव आयोग अपने इतिहास में पहली बार किस वर्ष बहुसदस्यीय निकाय बना था? तो साथी याद रखिएगा 1989 में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए दोस्त लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का हल करिए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है? तो साथी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है? तो याद रखिए साथी 68.8% यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी फाइनली यह आपका 55 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो बताइए साथी आप सभी का इन 55 क्वेश्चन एसएससी के नए पैटर्न में कितना स्कोर रहा? बताइए साथी। उम्मीद करूंगा साथी आप सभी को हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा और आप सभी को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगी।
बताइए साथी लगभग आपका अप्रॉक्सीमेटली स्कोर कितना बना, वो भी साथी 1 नंबर सीधे माइनस मार्किंग के साथ स्कोर बताना है। तो साथी उम्मीद करूंगा आप अपनी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर होंगे। डेली जो हम आपको क्लास प्रोवाइड करें सारे क्वेश्चन तैयार कर होंगे और अपनी तैयारी को एक उच्च लेवल पे ले जा रहे होंगे, क्योंकि साथी इस बार कंपटीशन हाई होने वाली है। इस टाइम आप देख रहे हैं एसएससी किस तरह सॉल्व पूछ रही है। तो साथी आप डेली का डेली क्लास करिए, ज्वाइन करिए और मॉक टेस्ट तो आप डेली लगाइए। मॉक टेस्ट के बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो इसलिए मेरे दोस्त मॉक टेस्ट जरूर लगाइए डेली का डेली, ठीक है। तो चलिए दोस्त इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, लाइक तो जरूर करिएगा। मिलते हैं साथी कल सुबह 8 बजे एक नए सेशन के साथ, एक दमदार सेशन के साथ। तो सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।